नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे और बिहार से आज जो बड़ी खबर है उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जिस चीज को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था और बिहार की सियासत में एक प्रकार से भूचाल मचा हुआ था कि नीतीश कुमार आखिर कब इस्तीफा देंगे। मैं यहाँ सीएम पद की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं कि विधान परिषद के पद से कब इस्तीफा देंगे। और ये चर्चा लगभग पहले से चल रही थी और हम लोगों ने भी बताया था आपको कि 30 मार्च वो तारीख है जिस तारीख को नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। अब ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसमें अब कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि अब जब उन्होंने दे दिया इस्तीफा तो वो अब राज्यसभा जाएंगे ही जाएंगे। और वो जो चाहते थे खासकर कि एकमात्र सदन जिसके वो नेता नहीं रहे थे, अब उस सदन के भी नेता वो बन जाएंगे। जैसे ही शपथ लेंगे उसके बाद उस सदन के भी नेता बन जाएंगे, यानी राज्यसभा के भी नेता बन जाएंगे। लेकिन अभी भी एक जो बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज उन्होंने खास करके विधान परिषद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिसकी मांग लगातार हो रही है खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या जो प्रेशर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, वो है सीएम पद को लेकर कि सीएम पद से नीतीश कुमार कब इस्तीफा देते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार की खबरें वहां से पटना से आ रही हैं और जिस प्रकार से नेता उनके लिए भावुक हो रहे हैं या भावुक दिख रहे हैं, खास करके जो अशोक चौधरी हैं उनका बयान ले लीजिए, या विधान परिषद के जो सभापति है अवधेश नारायण सिंह उनका भी बयान आप ले लीजिए। ये सब जब आप देखेंगे, उधर आप देखिए कि आनंद मोहन ने एक अलग फ्रंट खोल दिया है। आनंद मोहन तो यहां तक कह गए कि जब उन्होंने इस इधर से इस्तीफा दे ही दिया और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के नीतीश कुमार हैं ही, तो इनको इनको क्या, अब जब वो फ्री हैं, अब तो मुख्यमंत्री नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बढ़िया से काम कर सकते हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है। तो संजय झा को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका एक अलग फ्रंट उन्होंने खोल करके रखा है। अब इस सब के पीछे जो है, क्या आखिर वहां पर राजनीति हो रही है, इसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे जो खास करके राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी जी, वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको वो वीडियो, एक दो वीडियो दिखाना चाहते हैं कि जब ये खबर आई कि उन्होंने यानी नीतीश कुमार ने विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद क्या रिएक्शन था। क्योंकि अशोक चौधरी एक प्रकार से पहले भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार उनके मानस पिता है, और ऐसे में अशोक चौधरी का ये भावुक वीडियो जो है वो कम से कम आप लोगों को एक बार पहले देखना चाहिए, और उसके बाद फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस वीडियो के क्या मायने हैं। क्या अभी भी ये मैसेजिंग है कि नीतीश कुमार को लेकर लोग बहुत भावुक हैं, खास करके उनके नेता, और ये नेता के जरिए कार्यकर्ताओं में ये भेजने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है कि अभी तो नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। और इस प्रकार की अभी कोई खबरें आ भी नहीं रही है। कहा तो ये जा रहा है कि 11 या 12 अप्रैल के आसपास, 10 से 12 अप्रैल के बीच में वो सीएम पद से भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ये मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, हम अपने दर्शकों को लगातार ये बताते रहते हैं कि कई सारे ये खबरें चल रही है कि 10 से 12 अप्रैल के बीच जो है वो नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बन जाएगा। लेकिन यहां भी लेकिन है, और लेकिन यह है कि जब तक नीतीश कुमार के मनमाफिक सब कुछ नहीं होगा, तब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके ऊपर अभी कोई दबाव नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। 6 महीने तक तो अभी वो सदस्य, राज्यसभा सदस्य के रूप में भी बिहार के मुख्यमंत्री
बने रह सकते हैं। इसलिए अभी इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, और वीडियो देखिए कि उस वीडियो में क्या है। पहले जो पोस्टर दिखा रहा है दूसरी आदमी। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये अशोक चौधरी है, ये काफी भावुक है। अब हम सीधे आते हैं संजीव प्रियदर्शी के पास। संजीव जी, जिस प्रकार से ये वीडियो है, इस वीडियो पर पहले आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, और बाकी चीजों पर तो आपकी प्रतिक्रिया लेंगे ही, हम अपने दर्शकों को बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस वीडियो पर क्या है? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। स्वाभाविक है कि जब से कांग्रेस छोड़कर अशोक चौधरी जेडीयू में आए थे, तब से नीतीश बाबू के बहुत ही खास रहे थे, और मुझे लगता है कि वो संबंध वाकई में पिता पुत्र के ही जैसा था। उम्र में भी काफी फर्क है, और स्वाभाविक है कि वो भावुक हैं। हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि एक तो पर्सनल रिलेशनशिप की मुख्यमंत्री का एक दौर जो है वो खत्म हो रहा है या खत्म होने वाला है। हो सकता है वो मतलब अप्रैल में वो अपने मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दें। लेकिन एक तो उनका व्यक्तिगत संबंध, दूसरा देखिए अशोक चौधरी निशाने पर रहे हैं बहुत सारे मामलों, और हो सकता है कि जो नया गवर्नमेंट बने तो उसमें उनकी भूमिका किस रूप में हो, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जेडीयू के जो बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं, हो सकता है उनको उनकी बजाय निशांत उन लोगों को प्राथमिकता देंगे जो जिनसे बात करना, जिनसे संवाद करना उनके लिए सहज होगा। जैसे मैं बताऊं कि किसी भी पार्टी में जनरेशनल चेंज जब होता है लीडरशिप में, जैसे जो सोनिया जी के करीब के नेता थे, आप देखिए कमोबेश वो सब साइडलाइन हो चुके हैं राहुल गांधी के पावर में आने के बाद। उसी तरह अखिलेश यादव के जो करीबी नेता हैं, वो उनके वो नेता नहीं है जो उनके पिता के सहयोगी, वो सब उनकी बनाई हुई अपने यंग लीडरशिप है। क्योंकि सीनियर नेताओं के साथ संवाद करना या उन्हें समझना और उन्हें समझाना दोनों ही बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक जनरेशनल गैप होता है, दूसरा एक बड़े नेता का एक ईगो भी होता है। और निश्चित रूप से निशांत अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अपनी टीम बनाना चाहेंगे, और ऐसा हर कोई वो कर भी रहे हैं इस दिशा में प्रयास। तो अशोक चौधरी हो सकता है उस टीम में कहीं नजर नहीं आए हैं। देखिए उस टीम की जो भी फोटो आई है जो बैठक के साथ, ना उसमें अशोक चौधरी नजर आ रहे हैं, ना उसमें संजय झा नजर आ रहे हैं, ना उसमें ललन सिंह नजर आ रहे हैं, इसके अलावा श्रवण कुमार तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि टीम नीतीश में तो बहुत ही मजबूत थे अशोक चौधरी, लेकिन टीम निशांत में वो मजबूती उनको मिलेगी नहीं, मिलेगी या नहीं वो वक्त बताएगा। हो सकता है उसका भी आभास हो। और खैर अब तो वो प्रोफेसर भी हो गए हैं, और वो संविधान को पूरा फेडरल संविधान घोषित कर चुके हैं एएन कॉलेज में प्रोग्राम के दौरान, जबकि हमारा संविधान उस तरह से फेडरल नहीं है जिस तरह से वो बता रहे थे, या जिस तरह से अमेरिका का संविधान है वैसा हमारा फेडरल संविधान नहीं है। उसमें फेडरलिज्म भी है और यूनियन भी है, इसलिए हमारे देश को यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता, यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी संजीव जी, ये तो आपने उस वीडियो के बारे में आपकी प्रतिक्रिया खैर हमारे दर्शक सुन रहे थे, लेकिन जो ये सवाल उठ रहा है कि खास करके आप देखिए कि आनंद मोहन ने कहा कि अगर नीतीश कुमार अब यहां मुख्यमंत्री नहीं है तो वो आराम से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल सकते हैं, बढ़िया से संभाल सकते हैं, और इससे जनता में एक मैसेजिंग भी होगी कि सारे फैसले जो हैं वो नीतीश कुमार ले रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष का क्या काम है? इन्हें डायरेक्ट ये कहना था कि जो संजय झा हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं,
पहले एक बार हम अपने दर्शकों को वो बाइट सुनाना चाहते हैं कि आनंद मोहन क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। नीतीश कुमार जी को एक बड़ा प्रभार, एक बड़ी जिम्मेवारी इस प्रदेश की थी, बिहार जैसे विशाल प्रदेश की, विविधतापूर्ण प्रदेश की जिम्मेवारी थी। तब संगठन की जिम्मेवारी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का होना जरूरी था, लेकिन आज जब वो राज्यसभा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद खाली कर रहे हैं, तो ऐसे में अब कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है? ये भी मैसेज जेडीयू कार्यकर्ताओं में जाना चाहिए और पिछड़े अति पिछड़े दलित वर्ग में जाना चाहिए कि पार्टी का कम से कम जो नियंत्रण है वो नीतीश कुमार जी के सुदृढ़ हाथों में है। ये संदेश जाना चाहिए कि जो फैसले बड़े हो रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के फैसले हैं, किसी और के थोपे गए फैसले नहीं, प्रायोजित फैसले नहीं है। ये मैसेज संदेश जाना जरूरी है अगर पार्टी को बचाना है। अब इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं संजीव जी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी को बचाना है तो क्यों, अगर संजय झा अगर कार्यकारी अध्यक्ष हैं इतने दिनों से, तो क्या उनके नेतृत्व में ही तो ये पूरा जो अभी 85 की 85 सीटें विधानसभा की आई हैं, नेतृत्व भले नीतीश कुमार का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जरूर थे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो उन्होंने बहुत बेहतर काम किया और 85 सीटों तक जेडीयू को पहुंचाने में उनका जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आनंद मोहन का ये बयान क्यों आ रहा है इस प्रकार से? नहीं, देखिए, आनंद मोहन ने इससे पहले भी एक बात कही थी। पहले दो बातें उनकी कि जो आनंद मोहन की जो पृष्ठभूमि है, जो दौर उन्होंने देखा, पहले उन्होंने कांग्रेस का दौर देखा, फिर लालू जी आए और फिर जो सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, नो डाउट उसका श्रेय जो है लालू जी को जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े समाज के लोगों, अति पिछड़े समाज के लोगों को यह एहसास होगा कि नीतीश जी को जबरदस्ती साइडलाइन किया जा रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट बीजेपी पर पड़े। वो एक तरह से चेतावनी दे, सावधान कर रहे हैं और वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि वो जो भी 90 का जिसने भी दौर देखा है और वो जातीय ध्रुवीकरण का दौर देखा है, उनको पता है कि बिल्कुल पतली सी रेखा है, उस रेखा को अगर बीजेपी लांघेगी तो बीजेपी उस आग में जलकर राख हो जाएगी। ये आनंद मोहन ये बता रहे, और बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से कि बीजेपी जरा सा भी अगर एक गलत कदम और उठाएगी, मुझे लगता है बीजेपी का भारी नुकसान। दूसरी बात, संजय झा तक की जहां तक बात है, तो उनका यह कहना था, इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाता, वो बड़े बड़े या वो इस बात का दावा कैसे कर सकता है कि उसने 85 विधायक जितवा दिए? वो लोकसभा चुनाव जीत जाते तब तो, विधानसभा चुनाव जीत जाते तब तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो राज्यसभा से ही गए हैं संजय झा, और वो नॉमिनेटेड हैं, नॉट इलेक्टेड हैं, तो फिर जो भी है मुझे लगता है वो नीतीश कुमार जी के पसंद के मुताबिक ही है, जो भी है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो भी फैसला लेना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही लेना, लेकिन पार्टी में ऐसा होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आनंद मोहन के लिए खुशी की बात यह है कि चेतन आनंद जो है वो टीम निशांत में शामिल है, और बिल्कुल अब हो सकता है, देखिए आपको मैं बताऊं, जेडीयू पहले से कई धड़ों में बटी थी। एक जो धड़ा है मनीष कुमार वर्मा का, जिसमें श्रवण कुमार भी हैं, वो हो सकता है कि अलाइनमेंट आनंद मोहन और चेतन आनंद का उधर भी हुआ हो। मनीष कुमार वर्मा का, उनका यह कहना है कि एक तरह से लवकुश के बीच में ये पॉलिटिक्स या पावर, मुख्यमंत्री कुर्सी रहनी चाहिए, उस रूप में ये चर्चाएं अंदर खाने चल रही, और कहा जा रहा है कि ये संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, इन लोगों ने पार्टी को, भले इस विधायकों की संख्या बढ़ गई, लेकिन आरसीपी सिंह का यह कहना है, जो अभी बाहर हैं, जेडीयू से बाहर हैं, उनको बाहर किया गया, उनका यह कहना है कि 43 सीट पर भी तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, हमने तो उस पर समझौता नहीं किया आरसीपी सिंह ने, लेकिन 50 क्या कारण है कि 85 विधानसभा सीट आने के बाद नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे हैं? तो आरसीपी सिंह उस हिसाब से सवाल कर रहे हैं, और ये लवकुश समाज में इसका आक्रोश है। हाँ, अब जो आनंद मोहन कह रहे हैं कि इस आक्रोश को कम किया जा सकता है,
या तो निशांत को आप सीएम बना दीजिए या सम्राट चौधरी को सीएम बना दीजिए, या नीतीश जी जिसके सर पे हाथ रख दें, खुले मन से पब्लिक के बीच में बोलकर। जैसे देखिए लालू जी ने अपना पॉलिटिकल जो विरासत था वो ट्रांसफर किया, सबको बताया कि तेजस्वी लीड करेंगे, ये नहीं कहा तेज प्रताप लीड करेंगे, जब तेजस्वी छोटे भाई। उसके बाद चाहे परिवार में कितनी बगावत हुई, आपने देखा चुनाव, और लोगों ने देखा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद रोहिणी आचार्य कितने गुस्से में गई और बहुत तरह के आरोप भी लगाए। अब उन आरोपों की सच्चाई पारिवारिक मुद्दा है, उस पर हमें क्या कहना। लेकिन इसी तरह देखिए रामविलास पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर, और उसमें पशुपति पारस कुछ नहीं बोल पाए। इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि रामविलास जी जीवित थे। पशुपति पारस ने बगावत कब किया? जब रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है। तो समझिए, यानी उनका यह कहना है कि नीतीश जी सामने आए, निशांत को अपना विरासत दें, सौंपे, पब्लिक के बीच में कोई भ्रम ना रहे, सत्ता किसको सौंपनी है, पार्टी किसको सौंपनी है, वो सब पब्लिक के सामने करें। मुझे लगता है आनंद मोहन को यही चिंता है। आप ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन और खास करके संजय झा के बीच कोई दूरी नहीं है, वो लोग एक हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि मतलब जो खास करके जनता है और जो जेडीयू के वोटर हैं वो नाराज ना हो, उसके लिए इस प्रकार से कदम उठाए जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए सबको चिंता है, जेडीयू के भी और बहुत से बीजेपी नेताओं की भी ये चिंता है प्रवीण जी, कि इस उठा पटकी या जो चीजें चल रही है महीने होली के अगले दिन से या होली वाले दिन से, ऐसा ना हो कि आगे चल के देखिए नुकसान हो जाए एनडीए को। क्योंकि नीतीश कुमार जी सबके प्रिय हैं, लोग भावुक हैं बहुत ज्यादा। कॉमन में जो उनको वोट देता है या जो उनको वोट नहीं देता, सब भावुक हैं, क्योंकि सब एक बिहार को अंधकार से, गड्ढे से उन्होंने निकाला है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, उनके विरोधी भी इनकार नहीं। तो लोग ये सोच रहे हैं, चिंतित हैं कि आखिर नीतीश जी का रिप्लेसमेंट क्या होगा, या नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते जितने काम हुए उस काम को आगे भी बढ़ाना है। कहीं ऐसा कोई मुख्यमंत्री ना आ जाए, जैसे कि अभी जो चर्चा चल रही है कि जेडीयू ने 4 शर्तें रखी हैं, और ये नीतीश कुमार की 4 शर्तें। पहला शर्त है कि मुख्यमंत्री का नाम तय करने में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाए, यानी लव कुश अति पिछड़ा ये वर्ग का ध्यान रखा जाए। दूसरा, राजस्थान या मध्य प्रदेश के तर्ज पर कोई चौंकाने वाला नाम ना हो, यानी शिवराज सिंह चौहान को हटा के मोहन यादव को लाया गया मध्य प्रदेश में। राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी आ गए, बिल्कुल ऊपर से थोपे हुए। तो जेडीयू का कहना है, नीतीश जी का कहना है कि थोपा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऊपर से किसी एक को आपने बिठा दिया वो नहीं चाहिए। वो होगा तो नीतीश जी अपने हिसाब से रिएक्ट करेंगे। और तीसरा शर्त उन्होंने रखा है जेडीयू ने कि नीतीश कुमार की जो भी नीतियां हैं, जो पॉलिसी हैं, चाहे वो 7 निश्चय 3 हो या कम्युनल हार्मोनी बना रहे, किसी समाज को टारगेट न किया जाए, सबको साथ लेकर चला जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो उनका सपना है और जो 50 लाख नौकरी देने का वादा किया, ये सब फ्रेमवर्क है नीतीश सरकार के काम का, और वो उस पे सरकार चले। और चौथा जो है, एनडीए के नेता जितने भी हैं, मान लीजिए मांझी जी हैं, चिराग पासवान हैं, बीजेपी की तरफ से कौन होगा, सम्राट होंगे, दिलीप जायसवाल, जो भी होंगे, या नितिन नवीन को ही ले ली, वो कोई भी पॉलिसी से सहमत फैसला लेने के लिए निशांत कुमार की भी सहमति अनिवार्य होगी। यानी निशांत कुमार की बिना सहमति के मांझी, कुशवाहा, चिराग और बीजेपी अपने हिसाब से कोई फैसला ना। ये 4 शर्तें रखी हैं नीतीश जी ने और जेडीयू बीजेपी। उस पे संजीव जी हम लोग आएंगे, लेकिन एक अभी हम ट्वीट दिखाते हैं, खास करके जो जीतन राम मांझी ने किया है। और उस ट्वीट में उसी जो खास करके जो उन्होंने इस्तीफा दिया है विधान परिषद से नीतीश कुमार ने, उसी को ट्वीट किया है। और इस्तीफा भी बहुत ही कमाल का है नीतीश कुमार का। आप देखेंगे एक लाइन में इस्तीफा है, एक लाइन ही है बस उसको। आप दूसरी लाइन में वो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। और जो जीतन राम मांझी ने लिखा है वो हम आपको एक बार पढ़ के भी सुनाते हैं अपने दर्शकों के लिए, कि तहरा जैसन को केहू नहीं खे, तहरा जैसन केहू नहीं खे, तू बेजोर बारा हो। आपके मार्गदर्शन में ही बिहार चलेगा नीतीश जी,
आप इस नए बिहार के सृजनकर्ता हैं। यहां तक तो ठीक है, जितन राम मांझी ने कहा वो भी ठीक है, लेकिन ये एक लाइन का इस्तीफा जो आया है संजीव जी, इसको किस रूप में आप डिकोड कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे रहे हैं और वो विधान परिषद से इतने दिनों से रहे और एक लाइन में इस्तीफा दे रहे हैं कि मैं अपने पद का त्याग कर रहा हूं बस। नहीं देखिए, होली के अगले दिन यानी जब राज्यसभा का नॉमिनेशन जिस दिन फाइल करना था, उस दिन नीतीश जी ने एक लंबा चौड़ा नीतीश जी के तरफ से या उनके जो भी सहयोगी होंगे, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी थी, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। तो मुझे लगता है ये इस्तीफा था, कोई ऐसी तो बात है नहीं कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं कि कोई बड़ी वो लिखेगा। एक लाइन का इस्तीफा हो चाहे 10 लाइन का, बात तो वही कही जाती है कि मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे। और जो उनकी जो मनोदशा थी उस समय, उसका वर्णन तो जो सभापति हैं विधान परिषद के अवधेश कुमार सिंह, जिनको सुबह सुबह बुलाया गया, क्योंकि कल तक वो जो थे रोहतास में थे, अवधेश नारायण सिंह, और रोहतास से आए वो रात में, और फिर सुबह सुबह उनको बुलाया गया मुख्यमंत्री आप, और उसमें अवधेश नारायण सिंह ने ये कहा है कि जब वो मिले तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगा कि नीतीश जी चिंतित हैं या नीतीश जी उदास हैं, ऐसा कुछ भी महसूस उनको नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि वो उनके रिएक्शन यानी जो सीएम के जो चेहरा था, उसके चेहरे से कोई ऐसा भाव नहीं हुआ जिससे लगे कि वो उदास हैं। और उनका जो स्पष्ट लाइन था, वो जो अवधेश नारायण जी ने बाइट भी दिया है आज, उन्होंने कहा कि इतने धैर्यवान और निष्ठावान व्यक्ति हैं कि बातचीत में, यानी नीतीश जी के साथ बातचीत में, नीतीश जी के चेहरे से कोई कुछ नहीं पढ़ सकता है। हम लोगों को तकलीफ है कि इतने अच्छे आदमी जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी का उद्देश्य क्या था। नीतीश जी का जो अब का जो उद्देश्य है, देखिए उन्होंने अपनी पारी लगभग खेल ली है, और एक ऐसी पारी खेली, एक ऐसा, देखिए इतना यादगार उन्होंने काम किया बिहार के लिए कि उनका कहते जाने का समय, जैसे सचिन तेंदुलकर के भी रिटायरमेंट का एक समय, विराट कोहली तो पूरे फिट थे तब भी उन्होंने रिटायरमेंट लिया। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। नीतीश जी की एक उम्र हो गई है, निश्चित रूप से विजुअली भी लोगों ने देखा कि पहले कितना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पत्रकारों से बात करते थे, और मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी ये कहना था चुनाव से पहले भी कि लगभग 1.5 साल से वैसी मीटिंग नहीं ली जा रही है सीएम हाउस में जो 1.5 साल से पहले ली जाती है। यानी इससे पहले जो नीतीश जी, इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है कि आप देखिए कि देश में कोई इस प्रकार से नहीं करते थे, खास करके जो उनका जनता दरबार लगता है था, जिसको कि पिछले 1-1.5 साल से खत्म कर दिया गया था। लेकिन उस जनता दरबार में देखिए 1 to 1 वो सुनते थे, आमने सामने बैठाकर लोगों की समस्या सुनते थे, और ऐसा बहुत कम जगहों पर देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं और लोगों से जा जाकर पेपर लेते हैं, वो सुनते हैं उनकी समस्या, लेकिन ये तो लगातार सुनते रहे। जब अब अस्वस्थता की स्थिति में थोड़ी बहुत वो आए, तब जाकर उनका वो पूरा कार्यक्रम खत्म किया गया जनता दरबार को, नहीं तब तो वो सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार, और खास करके ये पॉलिटिकल गैलरी में बहुत ज्यादा इसकी चर्चा होती है कि अगर नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे भी देते हैं तो उसके बाद भी उनकी भूमिका को जो है वो ऐसा ना हो कि उनको एकदम साइडलाइन कर दिया जाए, उनको एक्टिव रखा जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी सीएम बनेगा वो उसी प्रकार से उनकी व्यस्तता, यानी कि उनकी व्यस्तता का मेरा मतलब ये है कि वो उनसे संपर्क करके फिर बिहार के लिए कोई आगे का रोड मैप बनाएंगे, कोई और नई स्कीम लाएंगे जिससे कि जनता का भला हो सके? आपको ऐसा लगता है? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है। थियोरेटिकली आप बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली जो मुख्यमंत्री होगा अगर वो बीजेपी का होगा तो उसमें जो हाई कमांड है उनकी भी भूमिका होगी, मोदी जी की, अमित शाह जी की, वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी निश्चित रूप से अपना एक सोशल कॉम्बिनेशन भी बनाना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री होता है तो उनका, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि भविष्य में
आरजेडी और जेडीयू साथ आ सकते हैं। तो वो कैसे उन सारी चुनौतियों को फेस करेंगे, वो एक मुद्दा रहेगा। और एक बात जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चर्चा की विषय है, वो है शराबबंदी। तो शराबबंदी पर क्या होगा? तो शराबबंदी के 10 साल हो गए, 16 में लागू हुआ था, अब हो सकता है समीक्षा बैठक हो और तब हो कि शराबबंदी तो वैसे भी चल रही है, शराबबंदी के बावजूद शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, तो और रेवेन्यू काफी स्ट्रेस है, रेवेन्यू कम है बिहार का अभी, तो उस हिसाब से शराबबंदी को भी हटाया जा सकता है। और मुझे लगता है ये बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री होगा तभी कर पाए, क्योंकि निशांत भी होंगे तो उन पर एक नैतिक दबाव होगा कि पिता जो चीज जो करके गए हैं तो उसको वो कैसे खत्म कर। एक बात ये, दूसरी बात ये देखिए, मुझे लगता है नीतीश जी अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं। ये वो 2020 में ही करना चाहे, सच बता रहा हूं मैं आपको। 2020 में ही वो अपने बेटे को मेन स्ट्रीम करना चाहते थे, सत्ता में लाना चाहते थे, पार्टी को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन तब पार्टी की सीटें इतनी कम आई और इसका सारा अपयश जो है वो आरसीपी सिंह पर गया। हालांकि उसमें नीतीश जी की भी कुछ नीतियां थी, जो आज भी वो नीतियां बरकरार है दीप्ति। और दरअसल जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये भी जा रहा है संजीव जी कि उसमें बीजेपी की भी भूमिका थी, क्योंकि उनके हनुमान जो है चिराग पासवान, वो बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाए थे। हो सकता है। देखिए, राजनीति जो है दुधारी तलवार होती है, तो निश्चित रूप से एक सिरा दूसरे को काटती है, दूसरा सिरा तीसरे को काटता है, ये सब होता है। और नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी ने भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत सैद्धांतिक राजनीति की, हालांकि उन्होंने बिहार के विकास में बहुत योगदान किया, लेकिन आप देखिए कि कभी आरजेडी का साथ ले लेना, फिर तेजस्वी को तरह तरह का से उत्साह बढ़ाना, और फिर तेजस्वी को ये कह देना, कुछ से कुछ आरोप लगा देना, तेजस्वी राबड़ी जी को कुछ से कुछ कह देना, लालू जी को कुछ से कुछ कह देना। तो आप एक पल में सहयोग भी ले रहे हैं, दूसरे पल में पूरा लालू परिवार को आप एक कटघरे में खड़े कर देते हैं। ये भी तो आप देखिए। तो कभी ना कभी तो इस राजनीति, और मुझे लगता है प्रवीण जी, मैं बता रहा हूं, मेरा जो आकलन है कि निश्चित रूप से बीजेपी और आरजेडी के बीच भी कोई ऐसी सहमति बनी है कि नीतीश जी अगर साइडलाइन हो रहे हैं या वो दिल्ली जा रहे हैं तो आपको साइलेंट रहना है। ये हो सकता है आरजेडी और बीजेपी की भी सहमति बनी है। क्यों? तेजस्वी को ऐसा लगता है कि अगर एक बार नीतीश जी हट गए तो फिर उनका चांस बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सम्राट चौधरी और निशांत अगर रहे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो फिर नीतीश की संभावना और कम हो जाएगी, क्योंकि सक्रियता मुख्यमंत्री की जब बढ़ेगी, और बिल्कुल देखिए अभी नहीं, तेजस्वी ज्यादा खुश हो रहे हैं भविष्य को लेकर, लेकिन अगर वो सोशल कॉम्बिनेशन अगर बना रह जाता है, नीतीश जी दिल्ली चले भी जाते हैं, पटना में भी आते जाते रहते हैं, निशांत मुख्य भूमिका में आ जाते हैं जेडीयू में, तो जेडीयू और भी मजबूत हो जाएगी, जेडीयू के कार्यकर्ता और भी इकट्ठा हो जाएंगे। और ये देखने को भी मिल रहा है, निशांत की सक्रियता से जेडीयू के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, दूसरी पंक्ति के नेताओं में। लेकिन मैं कह रहा हूं टीम नीतीश में लग रहा है कि अब उनको ये लग रहा है कि अब उनके पास एक और नेता आ गए हैं जो कि अब भविष्य की राजनीति कर सकते हैं, इसीलिए उनके साथ सभी जो उनके खास करके समर्थक हैं वो लामबंद हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो है ये कूलिंग पीरियड है, यानी नीतीश जी जो निशांत को सत्ता ट्रांसफर करेंगे, पार्टी भी, संगठन भी और सत्ता भी, उसके बीच का एक कूलिंग पीरियड था। अचानक तो आप कर नहीं सकते घोषणा, अचानक नहीं कर सकते घोषणा, तो धीरे धीरे ही सही उस ट्रांसफर की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। और मुझे लगता है इसमें नीतीश जी की पूर्ण सहमति है। रोकेंगे एक बार अवधेश नारायण सिंह की वो बाइट हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि आज उन्होंने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार से जब वो सुबह सुबह मिलने गए थे। मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दिया, कागज़ लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, अब सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है। और बड़ा ही अब हम लोग का क्योंकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं, तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, क्योंकि सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री, और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं,
और तो ये, लेकिन हम लोग को ये चीज़ रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, ये बहुत आगे आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है। और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया और भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर देख करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया। अभी वही बैठ करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो संजीव जी, अवधेश नारायण सिंह तो जो कह रहे हैं वो ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन एक दो आखिरी सवाल है कि अब क्या आपको लग रहा है कि ये जो 10 तारीख का जो एक डेडलाइन है, या 10 तारीख की जो खास करके खबरें चल रही हैं कि 10 तारीख को नीतीश कुमार 10 से 12 अप्रैल के बीच में वो सीएम पद का त्याग कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि हमारे कुछ सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी इस प्रकार से कुछ भी नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार बिल्कुल निश्चिंत है सीएम पद को लेकर कि वो अभी सीएम बने रहेंगे, जब उनको लगेगा कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो बहुत ही कैलकुलेट करते हैं हर चीज को, और उनका कैलकुलेशन जिस दिन फिट बैठेगा उसी दिन वो इस्तीफा देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संशय नहीं है कि वो कैलकुलेट करके चलते हैं, लेकिन उनका जो टारगेट है कि निशांत को एक बड़ी जिम्मेदारी मिले, जेडीयू के जो बड़े मुद्दे हैं वो मुद्दों पर सरकार काम करे। क्योंकि देखिए जब आरजेडी के भी साथ सरकार बनी थी तो 7 निश्चय वाला कार्यक्रम चलता रहा, कृषि रोड मैप नीतीश जी का ही चलता, कोई तेजस्वी का कोई ऐसा रोड मैप शामिल नहीं हुआ, या चिराग भी आज साथ में है तो कोई बिहारी फर्स्ट नहीं चल रहा है, नीतीश जी के सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से अब ये बीजेपी, जेडीयू, मांझी, चिराग, कुशवाहा ये सब मिलकर तय करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा प्रैक्टिकली मैं सोचता हूं कि अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनना है तो वो 23 तारीख से पहले बनना चाहिए, 23 अप्रैल से, क्योंकि बंगाल का पहला चरण का चुनाव 23 तारीख को, तो इससे पहले बिहार का इफेक्ट जो है वो बंगाल में जाए, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह हो, एक मैसेज हो नेशन वाइड। तो देखते हैं क्या होता है। बीजेपी तो उसी टारगेट को लेकर चल रही है कि बंगाल में पहले चरण के चुनाव से 4-5 दिन। तो संजीव जी, बंगाल में अगर बंगाल को फोकस करके अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है, तब तो जिस चेहरे को हम लोग दिखा रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पे, सम्राट चौधरी के चेहरे को, तब तो इनका नाम नहीं के बराबर होगा, तब तो ये फाइनल नहीं होंगे लगभग। नहीं, देखिए ये बीजेपी में भी निर्णय लेने की प्रक्रिया इतनी केंद्रित है कि पटना के आप कितने भी बड़े नेताओं से आप बात करेंगे तो वो कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं होते, कुछ भी नहीं बता सकते। और जो भी तय हो रहा है, चूंकि दिल्ली में तय हो रहा है, 2 ही लोग तय कर रहे हैं, यहां तक कि नितिन नवीन तक को कुछ पता नहीं होता, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है कि नाम तय होने के बाद सबसे एक रायशुमारी ली जाए। और जो आरएसएस और बीजेपी के जो कर्ता धर्ता है उनमें जो बैठक की बात हुई थी वो हमने पहले ही दर्शकों को साझा कर दी थी। उसमें कई तरह के अलग अलग सोशल कॉम्बिनेशन पर चर्चा चल रही है कि ओबीसी इतने दिन सीएम रहा तो अब अति पिछड़ा हो जाए, या फिर एससी समाज का हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन निश्चित रूप से अभी बीजेपी के में जितने भी नेता हैं उसमें दौड़ में सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, क्योंकि वो उस सोशल कॉम्बिनेशन से ही आते हैं जिससे नीतीश कुमार। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए QI। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।